Hello and welcome back to Rajasthan Akhada, Public Administration for RAS Mains. Moving further, today we will discuss about Secretariat, Directorate, Chief Secretary and the difference between Specialist and Generalist. स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट का क्या मीनिंग है, इनके बीच में क्या कंट्रोवर्सी है, आपकी जो सिविल सर्विसेज की पोस्ट हैं उनको किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, चीफ सेक्रेटरी, उनके फंक्शन, ये सब चीजें आपसे 5 या 10 नंबर में पूछी जा सकती हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन generalist and specialist. So what is generalist? As the name suggests, generalist is the one who do not possess any specialized knowledge. जिसके पास किसी एक पर्टिकुलर डोमेन का स्पेशल नॉलेज ना हो, वो जनरलिस्ट होता है. और जो आपके आरएएस का पेपर है या यूपीएससी का पेपर है या अदर स्टेट पीसीएस का पेपर है, यूपीएससी में भी आईएएस जो सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो ये सब आप देखेंगे अगर, तो इसमें जनरल स्टडीज का पेपर होता है. अगर मेंस में देखें तो जीएस 1 2 3 4, तो जनरल वर्ड यहाँ यूज किया था, जनरल स्टडीज. इट मींस एनीबडी फ्रॉम एनी डोमेन with some eligibility criteria can attempt these papers. So generalist is the one who do not possess any specialized background. कोई specialized background उसके पास नहीं होता, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, meteorologist, statistics, तो ये सब नहीं होता उसके पास. जनरलाइज्ड नॉलेज होता है, जनरलाइज्ड बैकग्राउंड होता है, उसने यूनिवर्सिटी की डिग्री की होती है, वो इस फील्ड में आता है. बट उसके पास किस चीज की नॉलेज होती है? उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, रूल्स और रेगुलेशन की पूरी नॉलेज होती है. वेल इक्विप्ड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन. इट मींस जो हमने मैनेजर के फंक्शन पढ़े थे, पोस्ट को फंक्शन. सो ए जनरलिस्ट इज द वन हु कंडक्ट्स, सुपरवाइज, कंट्रोल, प्लान, ये सब फंक्शन जिसको आते हैं वो जनरलिस्ट है. हेंस कैन बी अपॉइंटेड इन एनी फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो उसको अगर ऐसा पोस्ट करना है, ट्रांसफर करना है, तो उसको ये देखना नहीं पड़ेगा एक पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज होगी तभी वो उस फील्ड में काम कर पाएगा. ऐसा जनरलिस्ट नहीं है. जनरलिस्ट कैन बी अपॉइंटेड इन एनी फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज he or she knows the basics of the administration, and the basics of administration are post co functions: planning, organizing, staffing, directing, coordinating, operating, reporting and budgeting. Operating is organizing, O से organizing. Thus the civil servant who make policies, programs, rules, coordinate, supervise and control the administration are called as generalist. तो सिर्फ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि जनरलिस्ट अगर पूछा जाए 15 शब्दों में, तो आप बता सकते हैं कि जनरलिस्ट का मतलब वो है जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, पोस्ट को, फंक्शन को देखता है और कोऑर्डिनेट करता है, सुपरवाइज करता है and control the administration called the generalist and can be posted in any field of the administration. जो आपके IAS होते हैं, he is a generalist par excellence. So best example है, an IAS officer is the example of a generalist civil servant par excellence. तो जो IAS services हैं या आप RAS में कह लीजिए, जो STM है, they are typical generalist. They can head, they can control, they can supervise any particular department in the public administration. Then what is specialist? इसका उल्टा देख लीजिए तो specialist है. The specialist is the person who possesses a specified knowledge of a particular field or particular domain or particular subject. Specialized knowledge or skill in a specified field or area of administration. इन्हें क्या कहते हैं? Expert professionals. Expert professionals. Like generalist, generalist की तरह, generalist के लिए एक और बात की जाती है that they know less and less about more and more. इसका उल्टा यहां देख लें, they know more and more about less and less. मतलब बहुत कम चीजों के बारे में इनको पता होता है कि अपना एक फील्ड होता है, उसी की पूरी इनके पास एक्सपर्टीज होती है, उसी के अंदर ये पूरा करियर अपना काम करते हैं, उसी के इंट्रिकेसीज को समझते हैं, तो उसमें वो एक्सपर्ट हो जाते हैं. तो इन्हें क्या कहते हैं? एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स. बट दे आर जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन. किसी भी चीज में इनकी मास्टर नहीं होती, बट ओवरऑल सब चीजों के बारे में जानते हैं. इसीलिए अगर आप सिलेबस देखेंगे अपना, उसके अंदर सारी चीज आ गई है. आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप साइंस के मास्टर हो या साइंस आपको बहुत अच्छी आती हो, साइंस भी आपको आनी चाहिए. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पता होना चाहिए, पॉलिटी भी पता होना चाहिए, सोशियोलॉजी भी पता होना चाहिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सब चीज पता होनी चाहिए, तब जाके आप एक जनरलिस्ट बनते हो. अगर यही स्पेशलिस्ट होता
अगर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है या डॉक्टर्स है या एग्रीकल्चरलिस्ट है, मेट्रोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, तो ये सब चीजें जर्नलिस्ट नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेसिफाइड नॉलेज चाहिए। इफ यू वांट टू बी ए लेक्चरर इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट देन यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट इन दैट सब्जेक्ट, तब जाके वो एग्जाम देके आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। अब देखते हैं पोस्ट जो होती है सिविल सर्विस की, उनका कैटेगराइजेशन इस बेसिस पे किस तरह से किया जाता है। कैटेगराइजेशन ऑफ सर्विसेज, देखिए जनरली सर्विसेज को दो तरीके से बांट सकते हैं, पहला टेक्निकल सर्विसेज और दूसरा नॉन टेक्निकल सर्विसेज। पहला टेक्निकल, दूसरा नॉन टेक्निकल सर्विसेज। देन नॉन टेक्निकल सर्विसेज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फंक्शनल एंड जनरल पर्पस सर्विसेज। सो व्हाट इज टेक्निकल सर्विसेज? जो हमने पढ़ा स्पेशलिस्ट, तो स्पेशलिस्ट का डोमेन है ये। Recruitment is done only on the basis of specialized and professional qualification. Specialized और professional qualification जिन candidates के पास हो, वही इनमें recruit किए जाते हैं। जैसे Indian Economic Services, इकोनॉमी की स्पेशलाइज्ड आपके पास नॉलेज है, तब आप इस सर्विस में रिक्रूट किए जाओगे। इंडियन स्टैटिस्टिक्स सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, आप देखेंगे तो फॉरेस्ट का जो एग्जाम होता है वो अलग से होता है, बट इसके अलावा जो भी रिक्रूटमेंट होता है वो एक कॉमन एग्जाम से होता है, जिसे कहते हैं हम CSE। उसके बाद सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो ये एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, इसमें हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। सेंट्रल लीगल सर्विसेज, सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज, इंडियन मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, तो इनकी जो नोटिफिकेशन आता है उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके अंदर होता है कि आपने इस पर्टिकुलर फील्ड में मास्टर्स की हो या इस पर्टिकुलर फील्ड में आपने पढ़ाई की हो, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। These technical services are called specialist services, और जो इनके ऊपर काम करता है उसे कहते हैं स्पेशलिस्ट। तो पहला क्या हुआ? टेक्निकल सर्विसेज, और दूसरा है नॉन टेक्निकल सर्विसेज। नॉन टेक्निकल सर्विसेज को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किस भागों में? फंक्शनल सर्विस और जनरल पर्पस सर्विसेज। सो लेट अस सी व्हाट इज नॉन टेक्निकल सर्विसेज। क्या होती है नॉन टेक्निकल सर्विसेज? ये सब आपके सामने जो एग्जांपल है ये सारी नॉन टेक्निकल सर्विसेज हैं, जिनके लिए कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। क्वालिफिकेशन इन द सेंस कि आपको एक डिग्री आपने की हो किसी यूनिवर्सिटी से, ओपन टू ऑल, एवरीबडी कैन अप्लाई। देयर इज नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ लाइक बैचलर्स और मास्टर्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलर फैकल्टी और सब्जेक्ट। सो ओपन टू ऑल आपने ग्रेजुएशन की हो, जनरल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओपन टू ऑल कैंडिडेट हु पोजेस मिनिमम रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फॉर इंस्टेंस यूनिवर्सिटी डिग्री, यूनिवर्सिटी की डिग्री हो। जैसे अगर आपने RS का फॉर्म फिल किया है तो आपसे सिर्फ यही मांगा गया है कि आपने या तो आप थर्ड ईयर में हो अपने बैचलर्स में, और या आपने बैचलर्स कर ली हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। बट उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि आपने इंजीनियरिंग की हो या आपने MBBS की हो या आपने आर्ट्स में कोई सब्जेक्ट में अपना बैचलर्स किया हो, तो ऐसा कुछ वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन्हें क्या कहते हैं? नॉन टेक्निकल सर्विसेज। नॉन टेक्निकल सर्विसेज के फर्दर बहुत सारे एग्जांपल हमारे सामने, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल तो क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। दूसरा इंडियन पुलिस सर्विसेज, भाई जो IPS में सेलेक्ट होते हैं इंडियन पुलिस सर्विसेज में, हो सकता है उसने अपने ग्रेजुएशन में MBBS की डॉक्टर रहा हो सकता है ज्योग्राफी से मास्टर कर रखी हो सकता है हिंदी साहित्य से अपनी पढ़ाई की हो, कुछ भी हो सकता है, बट इस सर्विस के लिए पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये क्या है? नॉन टेक्निकल सर्विसेज। जैसे IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, फॉरेन सर्विस, IFS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, IAAS, CAG आपने सुना है। उसके बाद पोस्टल सर्विसेज हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज हैं। तो ये सब क्या है? नॉन टेक्निकल सर्विसेज हैं। तो मैं आपको बताऊं, फिर से याद करो। पहली क्या है? मान लो सर्विसेज हैं कैटेगरी, तो पूरा पहला क्या है? टेक्निकल, दूसरा नॉन टेक्निकल, और नॉन टेक्निकल कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू फंक्शनल एंड जनरल पर्पस सर्विसेज। सो और नेक्स्ट इशू इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन टेक्निकल सर्विसेज। फर्स्ट इज फंक्शनल सर्विस और दूसरा जनरल पर्पस सर्विसेज। अब जो आपने नॉन टेक्निकल पढ़ा, जिसके अंदर आपने देखा IPS, IAS, IRS, IFS, इसके अंदर भी दो कैटेगरी बन सकती हैं। एक तरफ होगा IAS और दूसरी तरफ बाकी सारे, जो कि नॉन टेक्निकल सर्विसेज में जितने भी एग्जांपल आपने देखे। तो फंक्शनल सर्विसेज कौन सी हुई? फंक्शनल सर्विस वो ही जिसके अंदर आप एंटर होने के बाद एक पर्टिकुलर फील्ड में ही, एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर ही अपना पूरा करियर बिताते हो और उसी में आपकी एक्सपर्टीज हो जाती है। जैसे आपने IPS देखा, तो IPS जो रिक्रूट हुआ है वो पुलिस डिपार्टमेंट में ही एंड तक रहेगा, चाहे वो एंड में जाके DG बन जाए। IRS है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा। IFS है फॉरेन सर्विसेज, तो फॉरेन सर्विसेज है तो क्या होगा? वो एम्बेसडर, ये वो सब चीजें उसी डोमेन में उसका पूरा करियर होगा। फॉरेस्ट सर्विसेज है तो
फॉरेस्ट में ही उसका पूरा करियर होगा। बट आईएएस के साथ ऐसा नहीं है। आईएएस क्या होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। आईएएस किसी भी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी हो सकता है। तो ये क्या हुआ, जनरल पर्पस। जनरल पर्पस का बेस्ट एग्जांपल क्या है, आईएएस सर्विसेज, और जो फंक्शनल सर्विसेज हैं वो आईएएस को छोड़ के सारी बाकी। सो द मेंबर ऑफ फंक्शनल सर्विसेज रिमेन इन स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर विच दे आर सेलेक्टेड। आईपीएस के लिए सिलेक्शन हुआ है तो आईपीएस में, पुलिस में ही वो हमेशा रहेंगे, अपॉइंटेड थ्रू आउट देयर करियर। इसके एक्सेप्शंस होते हैं कुछ, बट बेसिकली यही अप्लाई होता है। इन द कोर्स ऑफ टाइम दे एक्वायर एक्सपर्ट एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जैसे जैसे वो काम करते हैं, तो जैसे पुलिस सर्विसेज में है तो आपको लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी गहरी समझ आती है, आपको क्रिमिनोलॉजी पढ़नी पड़ती है, थोड़ा बहुत कुछ रहता है उसके अंदर। जैसे आप अकेडमी में जाएंगे तो क्रिमिनोलॉजी के बारे में बताएंगे, कैसा माइंडसेट होता है, कैसी साइकोलॉजी होती है। तो ये सब चीजें देख के लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन करा जाता है, कम्युनल डिस्टर्बेंस हो तो वहां क्या करना होता है, तो उसी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपका एक्सपर्टीज हो जाता है। ठीक है। ड्यू टू वर्क एक्सपीरियंस एंड रेगुलर ट्रेनिंग, these function these function services include all the non technical। दो हमने क्लासिफिकेशन देखे, पहला टेक्निकल, दूसरा नॉन टेक्निकल। ऑल द नॉन टेक्निकल सर्विस एक्सेप्ट आईएएस। आईएएस को छोड़ के जितनी भी आईआरएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, तो ये सब किस में है, फंक्शनल सर्विसेज में। देन जनरल पर्पस सर्विसेज, जीपीएस। जनरल पर जीपीएस मतलब कहीं भी जा सकता है, ये किसी भी फील्ड में इसको पोस्ट किया जा सकता है, क्योंकि दिस इज द टिपिकल जर्नलिस्ट par excellence। He knows very well about the post co functions। He knows very well about the coordination, control and supervision of a particular department in public administration। So IAS is the only general purpose service at the national level। और आपके आरएएस में कौन है, जो प्रॉपर एसडीएम होते हैं, आरएएस अधिकारी, वो क्या होते हैं, टिपिकल जनरल पर्पस सर्विसेज इन आरएएस एग्जाम। The member of IAS occupy top position in the administrative hierarchy in various field of administration। अलग अलग फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में वो टॉप पोस्ट पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो सकता है, या जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं उनके ऊपर भी हेड कौन होंगे, आईएएस ऑफिसर, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। ठीक है, तो ये सब चीजें। देयर इज नो फंक्शनल फील्ड कार्व्ड आउट फॉर द मेंबर ऑफ आईएएस। इनके लिए कोई पर्टिकुलर फंक्शनल फील्ड नहीं है, इनका फंक्शन है पोस्ट को एक्टिविटीज। ठीक है, so this is the categorization of services। then we have area of controversies। this can be asked in 10 marks कि जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट के बीच में जब से ये सर्विसेज बनी थी, so we have inherited this idea of generalist and specialist from the British times। तो ब्रिटिश टाइम्स के उस समय से ही जर्नलिस्ट का जो सुप्रीमेसी ऑफ जर्नलिस्ट वाज देयर ओवर द स्पेशलिस्ट, तब से ही जर्नलिस्ट की सुप्रीमेसी चल रही है और आज तक भी चलती आ रही है। बट जैसे जैसे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो वर्किंग डोमेन है, उसका स्कोप है, उसका जो इकोलॉजी है, चेंज हो रहा है, उस हिसाब से अब ऐसा माना जाता है कि स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा है जनरल एक्टिविटीज़ के अंदर भी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ स्पेशलाइजेशन अब चाहिए। सो इनके बीच में क्या कंट्रोवर्सी है, क्यों ऐसी बात उठाई जाती है कि एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो स्पेशलिस्ट है, तो स्पेशलिस्ट हर एक फील्ड में, अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट बन जाता है, बट उनके ऊपर हेड बनाया जाता है किसको, जर्नलिस्ट को। तो इस बात से स्पेशलिस्ट को समस्या है कि उनका प्रमोशन जल्दी होता है, उनको ऊंची पोस्ट मिलती है। फिर वही लोग जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो किसके अंडर में काम करते हैं, जर्नलिस्ट के। तो अपने फील्ड के बारे में वो ज्यादा जानते हैं, बट उनको ऑर्डर कौन कर रहा है, जर्नलिस्ट, हु नोज ओनली अबाउट द पोस्ट को फंक्शन। और जो जर्नलिस्ट हैं वो क्या बनते हैं, सेक्रेटरीज बनते हैं। दे आर वेरी क्लोज टू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो मंत्री नेता साहब हैं उनके ज्यादा क्लोज कौन होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं। तो इनके बीच में काफी पॉइंट है जिसके बीच में, जिस वजह से टसल चल रही है। और बाकी बहुत सारी जो कमिटीज हैं, कमीशन है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, तो इन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड इन्होंने बताया कि किस तरह से इस कंट्रोवर्सी को, इस टसल को मैनेज किया जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो द पॉइंट्स ऑन विच देयर इज अ कंट्रोवर्सी बिटवीन जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो है द पे सर्विस कंडीशन इंक्लूडिंग प्रमोशन। स्पेशलिस्ट को लगता है कि इन तीनों मामलों में किसका अपर हैंड है, जर्नलिस्ट का। जर्नलिस्ट आर मोर अट्रैक्टिव एंड फेवरेबल देन दोज ऑफ स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट से ज्यादा अट्रैक्टिव इनकी पे, सर्विस कंडीशन और प्रमोशन होते हैं। दिस इज द फॉरमोस्ट ग्रीवेंस ऑफ स्पेशलिस्ट। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है स्पेशलिस्ट की, कि एक फील्ड में इतना गहरा ज्ञान होने के बाद भी एक जर्नलिस्ट पर्सन, जिसको किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड की बहुत गहरी नॉलेज नहीं है, एक्सपर्ट प्रोफेशनल नहीं है, फिर भी उसकी पे, प्रमोशन और सर्विस कंडीशन हमसे बेहतर है। द मेजोरिटी ऑफ टॉप पोस्ट, जितनी भी टॉप पोस्ट आप देखेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज,
IAS उन टॉप पोस्ट को ऑक्यूपाई करते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो, चाहे कंसिडरेशन लेवल्स हो, इन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर रिजर्व फॉर द मेंबर ऑफ IAS। सेक्रेटरीज की बात करें आप, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके सेक्रेटरीज कौन है? IAS होते हैं। जितने भी स्टेट्स हैं उनके चीफ सेक्रेटरी कौन होते हैं? IAS होते हैं। इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? IAS है। तो इन लेवल्स के ऊपर सारे काम किसको दिए जाते हैं? जर्नलिस्ट को। इन अदर वर्ड्स, एंट्री टू दीज पोस्ट इज यूजुअली डिनाइड टू स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट को ये यहां ऐसी पोस्ट के ऊपर रोका जाता है कि ऐसी पोस्ट पे स्पेशलिस्ट ना आ पाए। और ये ट्रेंड ब्रिटिश एरा से ही हमारे यहां चलता आ रहा है। दूसरा ये हो गया। तीसरा, बिलो द सेक्रेटेरिएट लेवल। अभी हम देखेंगे व्हाट इज सेक्रेटेरिएट। पोजीशन आर यूजुअली मेंट बाय स्पेशलिस्ट। जैसे मैंने बताया आपको, CMHO चीफ मेडिकल ऑफिसर, DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो ये सारे क्या है? अपने आप में स्पेशलिस्ट है, बट इनके ऊपर कौन होता है? जनरल कंट्रोल एंड सुपरविजन के लिए DC, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। बट मैनी टाइम्स, बहुत समय, मतलब बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ये एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, जर्नलिस्ट आर अपॉइंटेड एज हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। इन एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी क्या होता है? हेड जो होता है वो एग्जीक्यूटिव जर्नलिस्ट को बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ। यहां भी बहुत स्टेट्स में आप देखेंगे कि यहां भी एक जर्नलिस्ट सर्विसेज के पर्सन को इस पोस्ट पे रखा गया है। फोर्थ इश्यू ऑफ कंट्रोवर्सी इज एट द रीजनल लेवल। जो रीजनल लेवल है, तब देखेंगे जैसे डिवीजन की बात करें, या आप डिस्ट्रिक्ट की बात करें, या आप तहसील की बात करें, तो इन जगहों के ऊपर भी आप देखेंगे जो हेड है, टॉप मोस्ट पोजीशन है, वो किसके पास है? जर्नलिस्ट के पास है। फॉर एग्जांपल, लाइक डिविजनल कमिश्नर, कमांड एरिया डेवलपमेंट कमिश्नर, अदर आर मेंट बाय जर्नलिस्ट। ये कुछ इश्यूज हैं जिनके ऊपर इनके काफी कंट्रोवर्सी रहती है जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के बीच में। इसके अलावा और क्या क्या इशू देखते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेकर काफी परेशान है ये लोग जो स्पेशलिस्ट है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु इज द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज जर्नलिस्ट सिविल सर्वेंट। ऑब्वियसली ये जर्नलिस्ट सिविल सर्वेंट है। और अगर कैटेगरी ऑफ पोस्ट को देखें तो उसके अंदर भी नॉन टेक्निकल के अंदर भी जनरल पर्पज सर्विस में एक ही आता है, IAS। ठीक है। A district administration consists of number of technical departments which are headed by specialist. District administration in itself consists of number of technical departments, जो मैंने बताया आपको, CMHO, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट। तो ये सब क्या है? अपने आप में टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, बट इनको भी ओवरऑल सुपरविजन कंट्रोल किसका होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। तो ये भी एक कंट्रोवर्सी का पॉइंट है। पांचवा, देन सिक्स्थ इज प्रॉक्सिमिटी टू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल बॉसेस। मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, तो होम मिनिस्टर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, होम मिनिस्टर के पॉलिटिकल बॉस हैं। उसी तरीके से सेक्रेटरी होम, वो क्या है? जो आपकी परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं उसके सबसे उच्च अधिकारी कौन है? होम सेक्रेटरी। बट होम का अगर आप देखेंगे, होम मिनिस्ट्री का मेन काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। उसके अंदर एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है? पुलिस। पुलिस के टॉप पे कौन है? DG। बट वो उसके जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उसके सबसे क्लोज कौन रहते हैं? सेक्रेटरी, नॉट DG। तो ये भी एक समस्या इनको रहती है, प्रॉक्सिमिटी टू पॉलिटिकल बॉसेस विच इज एंजॉयड बाय जर्नलिस्ट मच मोर देन स्पेशलिस्ट। ये जो लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, IAS ऑफिसर हैं, ये ज्यादातर किसके साथ रहते हैं? अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ रहते हैं, क्योंकि ये सेक्रेटरी लेवल तक चले जाते हैं। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल मोबिलिटी किसको दी जाती है ज्यादा? क्योंकि ये जर्नलिस्ट होते हैं, जनरल बातें सबके बारे में जानते हैं, दे आर jack of all, master of none. They know less and less about more and more things. They know about the post scope activities, so they can be transferred from one department to another department easily. So inter-organizational mobility of journalists is much wider than that of specialist. तो ये कुछ समस्याएं हैं इनको। और इसके अलावा सेवंथ, ग्रेटर एंड क्विकर चांस ऑफ प्रमोशन। जो प्रमोशन के चांसेस हैं वो भी किसको ज्यादा मिलते हैं? IAS को। और उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट इज डन बाय जर्नलिस्ट। और क्योंकि आपके उच्च अधिकारी अगर जर्नलिस्ट हैं तो वही आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भरेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, असेसमेंट करेंगे। सो दिस इज यू कैन से दैट इट इज एन पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट, दैट दे आर बीइंग सुपरवाइज्ड बाय द स्पेशलिस्ट, आर सुपरवाइज्ड बाय द जर्नलिस्ट इन दीज फील्ड, द परफॉर्मेंस अप्रेजल, असेसमेंट एंड एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स। फाइनली जो आखिरी है वही कहते हैं स्पेशलिस्ट, ऐसे बोलते हैं कि भैया हम स्पेशल
नॉलेज लिए हुए हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो हम जो एडवाइस देते हैं इसको ज़्यादा सीरियसली जर्नलिस्ट लोग लेते नहीं। कोरोना के टाइम में या कुछ साइक्लोन आ गया है या कुछ कैलेमिटी है या कुछ नया चेंज जो आपने मैनेजमेंट ऑफ चेंज पढ़ा था, तो चेंज मैनेजमेंट के अंदर मान लो डिजिटलाइजेशन करना है या कुछ नया एआई का इंप्लीमेंटेशन करना है, तो स्पेशलिस्ट जो एडवाइस देता है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान ये देते नहीं है, वो अपने पोस्ट कोर एक्टिविटीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एडवाइस प्रपोजल एंड आइडियाज ऑफ स्पेशलिस्ट आर नॉट मच केयर्ड बाय जर्नलिस्ट आईएएस एज दे कंसिडर देम एज सबऑर्डिनेट, क्योंकि उनको लगता है ये सबऑर्डिनेट है, इनकी बात पे ज़्यादा ध्यान दिए जाने की बजाय हमारा जो एक्सपर्टीज है किसी फील्ड के अंदर उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। सो दीज आर द एरियाज ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन स्पेशलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। तो आपसे अगर मान लो 10 नंबर में पूछा जाए, इस तरीके से पॉइंट वाइज आप लिखेंगे, पहले एक हेडिंग दे दिया, उसके बाद थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दिया, इस तरीके से आप आराम से इसको 100 वर्ड में लिख सकते हैं। देन मूविंग फर्दर, द केस फॉर जर्नलिस्ट। अब हमसे ये पूछ लिया जाए, आप बताओ कि जर्नलिस्ट ज़्यादा क्यों होने चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या स्पेशलिस्ट ज़्यादा क्यों होने चाहिए, तो आप इनके फेवर में कुछ आर्गुमेंट बताएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए केस फॉर जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट क्यों ज्यादा होने चाहिए? जर्नलिस्ट क्या है आपको पता लग गया। जर्नलिस्ट वो हैं जो बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। दे डोंट हैव एनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, और वो पोस्ट को एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और उसके अंदर भी जो आपके जनरल पर्पज सर्विसेज हैं उसके अंदर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। सो दीज आर सम, इसकी बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है कि जर्नलिस्ट क्यों होने चाहिए ज्यादा। तो जर्नलिस्ट के फायदे हमें गिनाने, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट। ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट विच कैन बी एक्वायर्ड बाय फील्ड स्टडी। मतलब आप जो काम करते हो, आप जो आसपास में देखते हो, आपकी जो इकोलॉजी है, आपका जो एक्सपर्टीज है पोस्ट को के अंदर, वो इससे आती है, वो ज्यादा से ज्यादा उस फील्ड में काम करने से आती है। उसके लिए प्रायर एक्सपर्टीज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको अगर प्लानिंग करनी है या आपको ऑर्गेनाइजिंग करनी है, बजटिंग करनी है, कंट्रोल, सुपरविजन, ये सब चीजें किससे आती हैं? आपको बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो तो आप सब चीजों को आराम से मैनेज कर सकते हो, और ये अपने आप में एक आर्ट है। इट इज नॉट एन साइंस, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलिस्ट नॉलेज। कॉस्मोपॉलिटन व्यू विद डाइवर्स एक्सपीरियंस, इनका ट्रांसफर हर जगह हो सकता है, हर डिपार्टमेंट में हो सकता है, तो इनको हर डिपार्टमेंट का रिच एंड डाइवर्स एक्सपीरियंस हो जाता है। इसका अपोजिट होती है परोकियल व्यू, मतलब एक पर्टिकुलर जगह के बारे में, एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, डोमेन है, उसके बारे में ही आपको बहुत ज्यादा पता है, बट जैसे उससे बाहर की कोई बात पूछी जाए तो आपको नहीं पता है। बट एक देश के अंदर बहुत सारी डाइवर्स सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन चलती रहती है एक टाइम के ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन में जो टॉप पोस्ट है उनके ऊपर जर्नलिस्ट ही होना चाहिए, क्योंकि उनका जो व्यू है वो कॉस्मोपॉलिटन, मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में उसको पता होता है, डाइवर्स एंड रिच होता है उसका, परोकियल नहीं होता। एडमिन फंक्शन डू नॉट डिपेंड ओनली ऑन सिंगल फॉर्म ऑफ टेक्निकल टास्क। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर साइंटिफिक फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा गहराई से पता हो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड है उसके बारे में पता होने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे मान लो इकोनॉमिक्स है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा पता हो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। ये कहना है जो जर्नलिस्ट को फेवर करते हैं उनका। दे एक्ट एज मीडिएटर बिटवीन द पॉलिटिकल एंड स्पेशलिस्ट। अब स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा जानते हैं, उनकी बात किस तरह से मॉड्यूलेट करके, मीडिएट करके पॉलिटिकल हेड तक पहुंचाई जाए, जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं, जो फाइनल डिसीजन जिनको लेना है उनको किस तरह से समझाएगा वो, क्योंकि वो एमेच्योर हैं, वो उस फील्ड को नहीं जानते, तो इस चीज को बहुत स्मूथ कर सकता है कौन? एक जर्नलिस्ट। तो इसलिए जर्नलिस्ट की रिक्वायरमेंट टॉप पोस्ट पे बहुत ज्यादा है। देन स्पेशलिस्ट नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। उनको बहुत ज्यादा पता होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, बट ऐसा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए कॉन्टेक्चुअल सब्जेक्ट एंड more diversified and changes itself with the socio-economic and political condition of a particular state or particular polity। तो इसलिए भी जर्नलिस्ट ज्यादा होने चाहिए। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज कॉम्प्लेक्स टास्क। पॉलिसी फॉर्मुलेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है जो एक जर्नलिस्ट ही कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस। देन डिसीजन मेकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एडमिनिस्ट्रेशन। और डिसीजन मेकिंग के लिए कोई एक पर्टिकुलर केमिस्ट्री या फिजिक्स या साइंस या मेट्रियोलॉजी या फॉरेस्ट या फिर ये सब चीजों के बारे में नहीं पता होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग अपने आप में एक बिल्कुल कॉम्प्लेक्स टास्क है जो कि एक जर्नलिस्ट ही बहुत अच्छी तरह कर सकता है। इट हैज लॉन्ग प्रेसिडेंटेड एंड एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन। इनके पास बहुत गहरा एक्सपीरियंस होता है। अगेन वही जो बात हम कर रहे थे, डाइवर्स एक्सपीरियंस। और इनके पास जो सिचुएशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अलग अलग तरह की आती हैं, उनको हैंडल करने के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, वो इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से मैनेज करते हैं बजाय कि एक स्पेशलिस्ट के। देन दे हेल्प स्पेशलिस्ट बाय मेकिंग बेस्ट पॉलिसी। और ऑब्वियसली अगर ये टॉप पे रहेंगे तो ये कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं,
हम कहीं ना कहीं फाइनली स्पेशलिस्ट को हेल्प ही कर रहे हैं अच्छी पॉलिसीज बना के। ठीक है, तो ये कहना है किसका, जो लोग उनको फेवर करते हैं, जो जनरलिस्ट होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। नाउ लेट अस सी द केस फॉर स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट जो लोग हैं वो कहते हैं कि आपने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक पर्टिकुलर अलग टाइप का क्या चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच चाहिए। उस अप्रोच के अंदर ज्यादा ध्यान किस पे दिया जाएगा, प्लानिंग के ऊपर। क्योंकि देखो हमने जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ, वी आर स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री, और हमारी शुरुआत किससे होती है, प्लानिंग से। 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई थी। तो इनका ये कहना है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे या अलग से एक डोमेन आता है तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट है कुछ स्पेशलाइजेशन की, और प्लानिंग और ये सब चीजें कौन ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता है, स्पेशलिस्ट कर सकता है, क्योंकि उसको पता है किस तरह से रिसोर्सेज है हमारे पास, किस तरह से उसका पर्टिकुलर एक इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज किया जा सकता है। और जो अब आप याद करो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स को, तो वो अपने आप में बताते थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस है, और साइंस को वही ज्यादा गहराई से जानता है जो स्पेशलिस्ट है, बजाय कि एक जनरलिस्ट। सो द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया रिक्वायर स्पेशलिस्ट एंड नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव आउटलुक। तो हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव आउटलुक नहीं चाहिए। अगर हमें मोर एंड मोर एफिशिएंट होना है, हमारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है, तो ये काम जर्नलिस्ट नहीं कर सकते। और ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं कि जर्नलिस्ट होने की वजह से बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट हुए हैं, बहुत करप्शन हुआ है, और पॉलिसी मेकिंग जो है उसके अंदर कुछ लेकुनाज, उसके फॉल्ट्स की वजह से एक्सचेकर को बहुत भारी भारी नुकसान हुए हैं। ठीक है, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन टास्क इंक्लूडिंग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हैव टू बिकम ए क्वाइट टेक्निकल। आज के टाइम में जो प्लानिंग और डेवलपमेंट के जो काम है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गए हैं। उनके अंदर अलग अलग चीजों को देख के ही आप प्लान बना सकते हो। जैसे आज आप अगर कोई प्लानिंग करते हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हो, तो उसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि एनवायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, उसका असेसमेंट आपको करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप जिस जगह पे बना रहे हो उस जगह पे कोई ट्राइबल एरिया है या कोई फॉरेस्ट एरिया है, उसका रिप्लेसमेंट किस तरह से हो रहा है, उनका डिस्प्लेसमेंट कैसे किया जाए, उनको किस तरह से दूसरी जगह बसाया जाए। या आप देखेंगे कि कुछ इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री डेवलप करना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो उसके उसके केमिकल रिलीज कितना होगा, उससे कितना एनवायरमेंट को नुकसान होगा। तो ये सारी चीजें, बहुत सारे डोमेन मिला के आप प्लानिंग करते हो तो बहुत आसान ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, आपको बता दिया ये काम करना है, आपने छोटा सा एक प्लान बनाना है और अपने एग्जीक्यूट कर लिया। तो ऐसा नहीं है। डेवलपिंग एंड प्लानिंग हैज बिकम मोर एंड मोर टेक्निकल इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड। एडमिन ऑफ फ्यूचर, जो फ्यूचर का एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या होगा, डाइवर्स एरिया, जिसके अंदर जितनी भी आप चीजें जानते हैं। जैसे अगर मैंने बताया जो प्लानिंग एंड डिपार्टमेंट है, तो इसके अंदर अगर आप एनवायरमेंट है तो उसके अंदर इकोनॉमी भी होगा, उसके अंदर सोशोलॉजी को भी आपको देखना पड़ेगा, सोशल स्टडीज को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको साइंस को भी, एंड साइंस एंड टेक दोनों, इनको भी बहुत ज्यादा ध्यान से इंक्लूड करना पड़ेगा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर, बिकॉज दोज आर excelling in science are also excelling in developing. This is, we have lots of example about this. वुड रिक्वायर प्रोफेशनल इंटरवेंशन, और इसके लिए जो हम बात कर रहे थे एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स, उसकी इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। तो ये कहना है स्पेशलिस्ट का कि हमें ज्यादा आगे लेके आओ, जो टॉप पोस्ट हैं उन पे हमारा ज्यादा ऑक्यूपेशन होना चाहिए, हमसे ज्यादा कंसल्टेशन होना चाहिए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अप्रोक्सीमेट हम होने चाहिए, हमारी पोस्ट और जो हमारी सर्विस कंडीशन है वो बेटर होनी चाहिए। ठीक है, जर्नलिस्ट आर अनेबल टू असिस्ट मिनिस्टर प्रॉपर्ली। जर्नलिस्ट को खुद अगर किसी बात का नहीं पता होगा, और ऑफकोर्स जैसे नहीं पता होता है क्योंकि वो जर्नलिस्ट है, स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता, तो वो हेल्थ मिनिस्टर को किस तरह से उस चीज के बारे में जानकारी देगा, बिकॉज वो बन के तो बैठा है सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी का मतलब क्या है, टू एड एंड एडवाइस इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है और पॉलिसी किस तरह से बनेगी, तो इन सब चीजों के बारे में एडवाइस देना। बट उस सेक्रेटरी को, जो कि जर्नलिस्ट है, उसको खुद नहीं पता किस तरह से वो एडवाइस कर पाएगा। सो स्पेशलिस्ट सेज दैट जर्नलिस्ट आर अनेबल टू असिस्ट मिनिस्टर्स प्रॉपर्ली, देन स्पेशलिस्ट कैन मेक बेटर पॉलिसीज। ये कहते हैं कि हम ज्यादा बेटर पॉलिसी बना सकते हैं। देन स्पेशलिस्ट बिलीव दैट दे हैव टू ओबे ऑर्डर व्हिच आर इम्पोज्ड ऑन देम बाय जर्नलिस्ट। और स्पेशलिस्ट का ये भी कहना है, क्योंकि इनके जो उच्च अधिकारी होते हैं वो जर्नलिस्ट होते हैं, तो इनको वो आदेश भी मानने पड़ते हैं जो जबरदस्ती इनके ऊपर थोपे जाते हैं। बिकॉज एक एमेच्योर आदमी, एमेच्योर को मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नहीं जानता है, वो आपको आदेश दे रहा है कि आपको ये करना है, जबकि आप जानते हैं कि डेटा और फैक्ट्स को देखें तो इस तरह से जो आपके सुपीरियर ने बताया उस तरह से आप एक बेटर रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी आपको करना पड़ रहा है क्योंकि आप सबऑर्डिनेट हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्रेटेरिएट एंड डायरेक्टरेट। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, सेक्रेटेरिएट एंड डायरेक्टरेट। देखिए, जब भी आप किसी मिनिस्ट्री का, ऑर्गेनाइजेशन का, डिपार्टमेंट का कंपोजिशन देखेंगे, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि सबसे पहले होंगे ऑनरेबल मिनिस्टर। जैसे ये टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान,
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये दिया हुआ सामने, इसमें सबसे ऊपर है ऑनरेबल मिनिस्टर जो कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल हेड है। उसके बाद है सेक्रेटरी, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। जॉइंट सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन सेक्रेटेरिएट, तो ये क्या है, सेक्रेटेरिएट के पार्ट। उसके बाद आते हैं कुछ डायरेक्टर्स जो पर्टिकुलर जो फील्ड है, पर्टिकुलर जो डोमेन है, सब डिवीजन है, उसके हेड्स। तो ये पूरा मामला जो यहां से होता है ये एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स, ये आप कह सकते हैं डायरेक्टरेट। जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा स्टाफ और लाइन, ये दो वर्ड आपके सामने आए थे कि स्टाफ एजेंसी वो होती हैं जो थिंक टैंक का काम करती हैं, पॉलिसी मेकिंग काम करती हैं, सोचने का काम करती हैं किस तरह से पॉलिसी होनी चाहिए, उनके पास डेटा फैक्ट का एनालिसिस होता है। और लाइन एजेंसी वो होती हैं जो उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करती हैं, एग्जीक्यूशन का काम उनका होता है। तो यहां अगर आप देखना चाहें तो ये जो सेक्रेटेरिएट है ये वाला पार्ट, ये है स्टाफ एजेंसी, और जो इससे नीचे का है ये एग्जीक्यूट करता है पॉलिसीज को, और इसे क्या कहते हैं, लाइन एजेंसी। ठीक है, तो इसके अंदर जो सेक्रेटेरिएट है उसमें कौन आते हैं, पॉलिटिकल हेड और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। उसके बाद के नीचे के जो भी हैं डायरेक्टर्स, कमिश्नर्स, ये सब कौन है, डायरेक्टरेट के पार्ट हैं। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में देखें तो इस तरीके से आप डिफरेंस समझ सकते हैं। अब हम अलग अलग देखते हैं कि सेक्रेटेरिएट का क्या मतलब है और डायरेक्टरेट का क्या मतलब है और उनके फंक्शंस क्या हैं अलग अलग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्रेटेरिएट as a whole is composed of the secretaries of the state, secretaries to the government of particular state, या for that matter you can say the secretary to the government of Rajasthan. Every state has a secretariat, हर स्टेट का अपना एक सेक्रेटेरिएट होता है। It is also called as the nerve center of state administration. कहाँ होता है ये आपने देख लिया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है, जो सेक्रेटरीज हैं उनको मिला के क्या बनता है, सेक्रेटेरिएट। राजस्थान में आपने सुना होगा सचिवालय, मिनी सचिवालय। तो यहाँ पे कौन बैठता है, यहाँ पे सेक्रेटरीज बैठते हैं, और जो इनको इन पोस्ट पे कौन होता है, जनरलिस्ट होता है, आईएएस ऑफिसर होता है, तो सेक्रेटरी बनता है। तो टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट इन ए पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इज सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट इन दैट मिनिस्ट्री। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं आप बेसिकली देखेंगे तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके अंदर मिनिस्ट्री नहीं लिखा होता, उसके अंदर डिपार्टमेंट्स लिखा होता है। तो सेवरल डिपार्टमेंट्स एक ही जगह में आवे होते हैं जो पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, ये अपने आप में थिंक टैंक होते हैं। ओवरऑल कंट्रोल सुपरविजन किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री पे सेक्रेटरीज का होता है। उस पूरे मीटिंग को, उस पूरे कंपोजिशन को क्या बोलते हैं, सेक्रेटेरिएट। द डिपार्टमेंट्स आर हेडेड पॉलिटिकली बाय मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल हेड, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बाय सेक्रेटरीज। तो दो तरह के हेड होते हैं। चीफ सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ एंटायर स्टेट सेक्रेटेरिएट। और जो ये सेक्रेटेरिएट है जिसके अंदर सारे आपके सेक्रेटरीज बैठे हैं, इनका जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी। स्टेट के अंदर इसे चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। और इसी तरीके से आप अगर देखेंगे सेंटर में कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का हेड। ठीक है, द सेक्रेटरी इज यूजुअली ए सीनियर आईएएस ऑफिसर, ए जर्नलिस्ट। तो यहां से आप बता सकते हैं कि जर्नलिस्ट का बोलबाला कहाँ है, पूरे सेक्रेटेरिएट में है, क्योंकि इनके जो हेड होते हैं, जो किसी भी डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री के हेड अगर बोलेंगे तो वो होते हैं जनरलिस्ट आईएएस ऑफिसर। सीनियर स्केल आईएएस ऑफिसर्स आर यूजुअली द सेक्रेटरीज ऑफ ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, और उन सब के जो हेड हैं वो क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी। इट शुड बी नोटेड हियर दैट द सेक्रेटरी इज द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सेक्रेटरी इज द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, नॉट टू ए पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। वो किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के नहीं होते, नॉट टू इंडिविजुअल मिनिस्ट्री कंसर्न। तो ये है आपकी सेक्रेटेरिएट। इसके बारे में आप लिखना चाहें तो आप जैसे 50 वर्ड्स में आपके पास आता है तो आप थोड़ा सा डायग्राम बना के बता दें कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है, उन सबको मिला के सेक्रेटेरिएट होता है, जिसके अंदर सारे सेक्रेटरीज बैठते हैं। उनका चीफ होता है, वो चीफ सेक्रेटरी होता है। और नर्व सेंटर होता है, स्टाफ एजेंसी होती है, थिंक टैंक पॉलिसी मेकिंग का काम इनका होता है। देन इसके फंक्शंस देखें। जैसा कि आपको पता है सेक्रेटेरिएट इज ए स्टाफ एजेंसी। इट असिस्ट द मिनिस्टर फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज रोल। मिनिस्टर का जो भी रोल है उसके फुलफिलमेंट के लिए क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस, जिसके अंदर ये कुछ फंक्शंस हैं इसके।
टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी पॉलिसी एंड प्रोग्राम बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, सेक्रेटेरिएट के अंदर। कोऑर्डिनेट द स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम, और जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर पॉलिसी और प्रोग्राम बनाए गए उनको कोऑर्डिनेट करके एक तरह से, जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन के बाद एफिशिएंटली गोल को अचीव करना, ये काम किसका होता है, स्टेट सेक्रेटेरिएट का। टू प्रिपेयर द स्टेट बजट, क्योंकि आपको पता होता है कि किन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स का कितना रिक्वायरमेंट है पैसे का, डिमांड फॉर ग्रांट्स कितनी है उसकी, तो डिमांड फॉर ग्रांट्स बजट में एलोकेट करने के लिए वहाँ असाइन करने का काम कौन करता है, स्टेट सेक्रेटेरिएट। एंड इम्पोज कंट्रोल ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर, और कितना खर्चा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कर रहा है, ये भी सारा डिस्कशन कहाँ होता है, स्टेट सेक्रेटेरिएट के अंदर। इट फ्रेम लेजिस्लेशन, जो नए लॉ बनते हैं उनका फॉर्मुलेशन जो कहते हैं ना ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, ड्राफ्ट लेजिस्लेशन भी यहीं तैयार होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारा जो ऊपर का काम है वो सारा कौन करते हैं, सेक्रेटरीज करते हैं, और ये कहाँ बैठते हैं, सेक्रेटेरिएट में। तो ये इसके फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ सेक्रेटेरिएट। सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन इज अ फंक्शन ऑफ डायरेक्टरेट, जो हम देखने वाले हैं। इनका काम है पॉलिसी मेकिंग, बट सुपरविजन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिसी दैट इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द प्रिस्क्राइब ट्रेजेक्टरी, जो हमने सोचा था पहले उसी तरीके से वो काम कर रही है। ये काम किसका है, टू सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी प्रोग्राम बाय फील्ड एजेंसीज। फील्ड एजेंसी यहाँ क्या है, लाइन एजेंसीज, या आप कह लीजिए डायरेक्टरेट, ठीक है। टू रिव्यू द रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी, उनके बाद में फीडबैक और उसका रिव्यू। टू मेंटेन कॉन्टेक्ट विद सेंट्रल एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट्स, और जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लो हेल्थ मिनिस्ट्री है और राजस्थान की हेल्थ मिनिस्ट्री है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसको कोऑर्डिनेट करना है, तो ये काम भी कहाँ से होगा, सेक्रेटेरिएट से होगा। और दूसरे जो पड़ोसी स्टेट हैं उसके अंदर भी कुछ इस तरह की समस्या है या कुछ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, तो वहाँ कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ये काम भी कौन करता है, सेक्रेटेरिएट। असिस्ट मिनिस्टर इन डिस्चार्जिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक आंसरिंग क्वेश्चंस। अगर मान लो आपने पॉलिटी में पढ़ा हो, आपको याद हो, तो स्टार्ड क्वेश्चन है, अनस्टार्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर से बाय द लेजिस्लेचर। और देखते हैं ना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलर हाउस, वेदर इट इज स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली और एट द यूनियन लोकसभा। तो उनके क्वेश्चंस के आंसर, उनका डेटा, उनके फैक्ट कहाँ से मिलते हैं, आपको मिनिस्ट्री से मिलते हैं। कौन देता है, सेक्रेटेरिएट। टू सर्व एज द थिंक टैंक ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ सारा जो पॉलिसी मेकिंग का काम है, जो सोचना है, डेटा फैक्ट, तो ये सब काम कौन करता है, थिंक टैंक। आपको पता है स्टाफ एजेंसी का जब भी नाम आता है तो समझ जाइए थिंक टैंक है। टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी फॉर इंप्रूविंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट, और किस तरह से 3 E's का यूज किया जाए। 3 E मतलब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर की तरह काम करता है, तो किस तरह से फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इफेक्टिव, एफिशिएंट और इकोनॉमी के अंदर यूज किया जाए, ये भी काम किसका है, सेक्रेटेरिएट का। देन व्हाट वी हैव, चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि हम सेक्रेटेरिएट पढ़ रहे हैं तो उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन होती है वो चीफ सेक्रेटरी की होती है। और चीफ सेक्रेटरी कौन है, उनके फंक्शन क्या है, वो हम देख लेते हैं। चीफ सेक्रेटरी इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट। तो ये क्वेश्चन सीधा आपके पास आएगा, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ चीफ सेक्रेटरी, तो आपको लिखना है चीफ सेक्रेटरी को 15 शब्दों में बताओ, तो वो आपको लिखना है। तो यहाँ आपको सीधा पॉइंट वाइज जो बहुत क्रूशियल पॉइंट्स हैं उनको यूज करके उनको अपने आंसर में इंक्लूड करके फिर आपको लिखना है। ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टैंड्स एट द एपेक्स ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की। इस तरह के वर्ड आपको यूज करने, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आंसर राइटिंग की तरह लगना चाहिए। एट द टॉप लेवल, टॉप मोस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, ठीक है। His position vis-a-vis other secretaries is more than primus inter pares, मतलब फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, क्योंकि उनका रोल बाकी जो सेक्रेटरीज हैं उनसे बहुत ज़्यादा होता है, वो हम देखने वाले हैं। तो ही इज़ फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, क्योंकि वो भी अपने आप में सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट है, बाकी भी सेक्रेटरी हैं, वो भी IAS ऑफिसर हैं, जर्नलिस्ट हैं, सुपर स्केल IAS हैं, बट वो फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल होते हैं। दिस पोजिशन ऑफ चीफ सेक्रेटरी vis-a-vis the cabinet secretary is a little bit different. Chief of secretaries and control extends to all the secretary departments. जितने भी secretaries और हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं, उन सबके भी हेड कौन है, चीफ सेक्रेटरी। लीड्स, गाइड्स एंड कंट्रोल द एंटायर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा अभी बताओ राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी कौन है, चीफ सेक्रेटरी हैं श्रीमती उषा शर्मा, उनसे पहले थे श्री निरंजन आर्या। ये क्या करते हैं, leads, controls an entire state government because he is obviously the head of state civil services। ये UPSC में भी क्वेश्चन पूछा गया है
कि सिविल सर्विसेज बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, वहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है। और शायद यूपीएससी में ही पूछा गया कि चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करता है कि कोई और करता है। चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर करते हैं, स्टेट कैडर के किसी भी एक पर्टिकुलर जो भी सुपर स्केल आईएएस होते हैं उनमें से किसी एक को अपॉइंट करते हैं। ही होल्ड्स ए पाइवटल प्री एमिनेंट एंड कोवेटेड पोजीशन एंड एज्यूम डिफरेंट रोल्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द स्टेट। तो उस पर्टिकुलर स्टेट में डिफरेंट रोल्स में उनका काम किया होता है, उनकी थ्रू आउट द करियर होते हैं वो। आप समझ लीजिए जो असिस्टेंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर टॉप चीफ सेक्रेटरी जब बनते हैं उसके बीच में उन्होंने लगभग हर डिपार्टमेंट के अंदर काम किया रहता है। चीफ सेक्रेटरी चूजन बाय द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम अमंग द सीनियर स्केल, आपने देख लिया। एंड इनका जो ऑफिस है, ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ टेन्योर सिस्टम। तो इनके ऊपर कोई टेन्योर सिस्टम लागू नहीं होता। और जो एआरसी कमीशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इन्होंने बताया कि एटलीस्ट इनका 2 से 3 साल का एक टेन्योर होना चाहिए एक पर्टिकुलर जगह पे। जब ये अपॉइंट किए जाए तो 2 से 3 साल इनको दिए जाने चाहिए काम करने के लिए, बट इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। चीफ मिनिस्टर जब चाहे इनको हटा सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव पावर फंक्शन ऑफ चीफ सेक्रेटरी। पावर फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली जब टॉप मोस्ट ऑफिशियल है, सिविल सर्वेंट है, टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट इन द स्टेट है, तो इनके पावर फंक्शन भी कुछ अलग होंगे। तो सबसे पहले चीफ एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर। एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी मैटर हैं, पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज हैं, और जो किसी मिनिस्टर ने कोई प्रपोजल दिया उसके एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं, और बाकी सेक्रेटरीज और सीएम के बीच में जो लिंक का काम करते हैं वो कौन है? चीफ सेक्रेटरी। एज एन सेक्रेटरी टू कैबिनेट, तो कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, उनकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उसके अंदर क्या मिनट्स होने चाहिए, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना। एजेंडा क्या होगा, उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी इम्प्लीमेंटेशन, जो भी फाइनली बात हुई। सेक्रेटरी टू द स्टेट कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट के सेक्रेटरी भी चीफ सेक्रेटरी होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, स्टेट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं। हेड ऑफ सिविल सर्विसेज, जितने भी सिविल सर्वेंट हैं स्टेट के अंदर, दे वर्क अंडर द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी। हेड ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज, और जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, ही इज हेड ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। अपॉइंटमेंट करना, ट्रांसफर करना, प्रमोशन करना, ये सब चीजों को ध्यान रखते हैं। मोरल और कंसाइंस, द कंसाइंस कीपर ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड मोरल ऑफ सिविल सर्विसेज, ये दोनों मेंटेन रखने का काम किसका है? चीफ सेक्रेटरी का। ये आपसे क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जा सकता है। राइट डाउन द फंक्शन, द पावर, द रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी। तो इस तरह से आप पॉइंट्स और सब पॉइंट बना के इसका आंसर कर सकते हैं। एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर, क्योंकि ये सबसे टॉप मोस्ट लेवल पे है हायरार्की में, तो ये कोऑर्डिनेट करते हैं सारे और सेक्रेटरीज को, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन। और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसको चेयर करते हैं, प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरीज, ठीक है। चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। देन हेड ऑफ सर्टेन डिपार्टमेंट, तो लगभग हर स्टेट के अंदर कुछ डिपार्टमेंट है जो इनके अंडर में आते हैं। अगर आप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो श्री अशोक गहलोत, जो यहाँ के इलेक्शन से पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनके पास कौन से डिपार्टमेंट है? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट, पेंशन डिपार्टमेंट, और ये सब चीज़ें किनके पास है? लगभग स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर के पास होती हैं। तो इसी तरीके से चीफ सेक्रेटरी के पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, पेंशंस और प्लानिंग डिपार्टमेंट, और उसके साथ में ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, तो ये सब चीज़ों के हेड कौन होते हैं? चीफ सेक्रेटरी होते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म डिपार्टमेंट। देन क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटर, तो कोई भी क्राइसिस की सिचुएशन होती है, फ्लड, ड्रॉट, साइक्लोन, जब भी ऐसे कम्युनल डिस्टर्बेंस है या फिर कुछ भी ऐसा होता है, तो ऐसे टाइम में जो मेन कंट्रोलर होते हैं वो कौन होते हैं? चीफ सेक्रेटरी। गाइड्स एंड लीड्स द एजेंसीज विच आर इन्वॉल्व इन द रिलीफ वर्क। चेयर हाई लेवल मीटिंग ऑफ ड्यूरिंग क्राइसिस सिचुएशन के टाइम में, जितनी भी चाहिए आपको, एनडीआरएफ हो या फिर स्टेट डीआरएफ हो, जो भी एजेंसी उस रिलीफ वर्क में काम कर रही हैं, उसमें कौन होते हैं? कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइज कौन करते हैं? चीफ सेक्रेटरी। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी। आप बार बार इनको पढ़ के लिखने की कोशिश करें। 50 वर्ड में पूछ लिया तो इस तरह से आप सीधा लिख सकते हैं पॉइंट एंड सब पॉइंट्स में। नाउ लेट अस सी सम अदर फंक्शंस ऑफ चीफ सेक्रेटरी। और क्या फंक्शन हो सकते हैं? रेजिडुअल लेगेटी, रेजिडुअल लेगेटी, इनका मतलब है कि जो मैटर डू नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ अदर सेक्रेटरीज, और सेक्रेटरीज के परव्यू में कोई अगर मैटर नहीं आता तो फाइनली वो किसके पास होगा? मतलब जो रेजिडुअल पावर है, जो होती है ना कि किसी भी लिस्ट में नहीं है आपके 7 शेड्यूल में, तो वो किसकी होंगी? सेंटर की होंगी, यूनियन की होंगी। इसी तरीके से किसी भी सेक्रेटरी के पास वो अगर मैटर नहीं है तो किसके पास चला जाएगा? चीफ सेक्रेटरी के पास। उसके बाद जोनल काउंसिल, आपने देखा जोनल काउंसिल की मीटिंग जब भी होगी तो जिस भी स्टेट का वो जोन है उसके स्टेट के चीफ सेक्रेटरी बाय रोटेशन इस जोनल काउंसिल के मीटिंग के क्या होंगे? सेक्रेटरी। जनरल सुपरविजन ओवर द एंटायर स्टेट सेक्रेटेरिएट, ये आपको पता है, पूरी स्टेट सेक्रेटेरिएट के ऊपर जनरल सुपरविजन। प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन
हायरार्की के अंदर पढ़ा था ना, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बाकी स्टेट गवर्नमेंट है दूसरी वो उनके साथ। प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड प्लानिंग, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना और स्टेट के लिए प्लानिंग करना, ये काम भी इनका है। चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस जो होती है तो उसको एनुअली अटेंड करते हैं, विच इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, और चीफ सेक्रेटरी जितने भी हैं सब स्टेट के उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उस पर्टिकुलर मीटिंग की, उस कॉन्फ्रेंस को हेड कौन करते हैं, यूनियन लेवल पे जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो। चीफ स्पोक्स पर्सन है स्टेट गवर्नमेंट के, और प्रेसिडेंट रूल आपने सुना हो आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां अगर कोई सेंट्रल अपॉइंटी ना हो तो ये काम करते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट। देन वी हैव डायरेक्टरेट, ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा आजकल, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी। फिर ये देख लीजिए डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, आप क्या पढ़ते हैं इसमें, जो इकोनॉमिक रिव्यू हर साल बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है प्री और मेंस दोनों के लिए, इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ द स्टेट। सो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर, डायरेक्टरेट ऑफ पुलिस, ये सब आपने वर्ड सुने होंगे। तो डायरेक्टरेट आपने पढ़ लिया, जो जनरल बात थी उसकी जान ली एक टेबल के अंदर, कि जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव जो लाइन एजेंसी होती है जिसको एक्चुअल में काम करना होता है, ग्राउंड पे पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन देखना होता है, वो क्या होता है, डायरेक्टरेट। सो 3 कंपोनेंट स्टेट लेवल पे होते हैं ऑफ गवर्नमेंट, पहला मिनिस्टर साहब हैं, दूसरा सेक्रेटरी हैं और दूसरे एग्जीक्यूटिव हेड है तीसरे नंबर पे। तो ये दोनों मिला के बनते हैं सेक्रेटरी, और ये होते हैं स्टाफ एजेंसी, इनका काम है पॉलिसी मेकिंग। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव हेड है इनको बोलते हैं डायरेक्टरेट, इनका काम है, ये होते हैं लाइन एजेंसी, और इन्हें काम दिया जाता है पॉलिसी एग्जीक्यूशन का। डायरेक्टरेट फंक्शन अंडर द स्टेट सेक्रेटेरिएट, अंडर द स्टेट सेक्रेटरी, इस तरह से बना के बता सकते हैं। दस डायरेक्टरेट आर द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इफ यू कैन से दैट इफ दे आर आईज एंड ईयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट देन दे आर हैंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये आंख और कान है तो ये हाथ है, मतलब काम ये करते हैं, सोचते समझते देखते ये सब कौन है, माइंड भी लिख लीजिए, सोचते समझते देखते कौन है, पॉलिसी मेकिंग स्टाफ एजेंसी कौन है, सेक्रेटेरिएट, और दे वर्क अंडर द सेक्रेटेरिएट। दे ड्यूटीज टू ट्रांसलेट द एक्शन इनटू पॉलिसीज, इट मींस जो पॉलिसी मेकिंग हुई है उसको ट्रांसलेट करना एक्शन के अंदर, पॉलिसी एग्जीक्यूशन, तो ये काम किसका है, डायरेक्टरेट का। तो दिस इज इनफ अबाउट, इफ यू वांट टू राइट अबाउट द मीनिंग ऑफ डायरेक्टरेट। देन वी हैव एग्जीक्यूटिव हेड्स, जो डायरेक्टरेट में हेड्स होते हैं उनको किन किन नामों से जाना जाता है और किस तरह से ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर रखे जाते हैं। डायरेक्टर्स आर रूल लोकेटेड आउटसाइड सेक्रेटेरिएट, द डायरेक्टरेट्स आर एज ए रूल लोकेटेड आउटसाइड सेक्रेटेरिएट। डायरेक्टरेट हमेशा सेक्रेटेरिएट से अलग लोकेटेड होगी। और जो आपने जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट का जो मुद्दा सुना था उसमें ये था कि पॉलिटिकल जो प्रोक्सिमिटी है पॉलिटिकल हेड्स के साथ वो किसके पास ज़्यादा है, जनरलिस्ट के पास। और जर्नलिस्ट किस में होते हैं, सेक्रेटेरिएट में होते हैं। दे कंस्टिट्यूट डिस्टिंक्ट ऑर्गेनाइजेशन हेडेड बाय डायरेक्टर, इनके हेड होंगे डायरेक्टर और उनके नीचे कौन होंगे, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सब अपने नाम सुने होंगे। द हेड ऑफ डायरेक्टर को अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे अभी मैंने बताया डायरेक्टर बोल दिया या कमिश्नर बोल दिया, डायरेक्टर जनरल बोल दिया, इंस्पेक्टर जनरल बोल दिया, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर, चीफ इंजीनियर, चीफ कंजर्वेटर ऑफ द फॉरेस्ट। तो इन नामों से जाना जा सकता है डायरेक्टरेट के मेंबर को, जो कि हेड है एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ ए पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। ठीक है। देन वी फाइनली हैव द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टरेट। अब सेक्रेटेरिएट के फंक्शन आपने देख लिए, पॉलिसी मेकिंग है, किस तरह से एक जो डेटा फैक्ट एनालिसिस और जो इसका इनपुट देना होता है आपके मिनिस्टर को, असिस्ट करना होता है मिनिस्ट्री को, तो ये सब काम किसके, सेक्रेटरी के। अब डायरेक्टरेट के काम क्या है, ये टेक्निकल एडवाइस देते हैं, दे प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस बिकॉज दे आर लाइक स्पेशलिस्ट इन ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, कि उनको वही काम करना होता है। जैसे डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तो उसके जो डायरेक्टर होंगे या वो जो डायरेक्टरेट है काम कर रही है, वो टेक्निकल एडवाइस जो होती है वो मिनिस्टर को देती है। उसके बाद बजट बनाना पर्टिकुलर अपने डिपार्टमेंट के लिए, डिसिप्लिनरी पावर्स ओवर द सबऑर्डिनेट ऑफिसर, जो उस पूरे डायरेक्टरेट के अंदर सबऑर्डिनेट उनके ऊपर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कंट्रोल एंड सुपरविजन। इंस्पेक्ट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्क बाय द डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट स्टाफ, जो भी डायरेक्टरेट का काम है। तो डायरेक्टरेट के अंदर पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर नीचे फिर सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, पूरा नीचे तक पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, डायरेक्टरेट। तो ये काम क्या इनका क्या है, जो इंप्लीमेंटेशन करना है, इनका जो प्राइम पर्पस है इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्क, उसको इंस्पेक्ट करना, टू मेक अपॉइंटमेंट, कंफर्मेशन, पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशन ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट। ठीक है। तो जैसे मान लो आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, एक तरह से ये लाइन एजेंसी है, काम करती है ग्राउंड के ऊपर,
और होम मिनिस्ट्री क्या है, इसका सेक्रेटेरिएट है, स्टाफ एजेंसी है। तो इनका काम है, तो डीजी साहब ही संभालते हैं कि पूरा क्या होगा, जो भी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ हिरार्की के ऊपर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो कि ये ट्रांसफर, प्रमोशन और इनके जो ये कंफर्मेशन है उसको मैनेज कर सकते हैं, तो ये काम डायरेक्टरेट का है। टू ऑर्गेनाइज इन सर्विस ट्रेनिंग, इनको सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर एनरोल करना फॉर डिपार्टमेंट ऑफिसेस एंड टू कैरी आउट डिपार्टमेंटल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट प्रोग्रामिंग टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द डिपार्टमेंट। तो बहुत ही सिंपल इनके फंक्शन है, आप आराम से बार बार प्रैक्टिस करके इनको लिख के, देख के, इनके कीवर्ड्स को याद करके समझ सकते हैं कि किस तरह से उनको डिफरेंशिएट करना है। आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्रेटेरिएट एंड डायरेक्टरेट इन 50 वर्ड्स, या मतलब 5-5 पॉइंट लिखना हो, या 10 नंबर में आ सकता है। तो इस तरह से बार बार रिवाइज करके ही आप इसको याद कर सकते हो और एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। सो कीप रिवाइजिंग एंड कीप राइटिंग। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर टॉपिक, दैट इज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम अगली क्लास से क्या शुरू करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेनली जो आपका कोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, वो जिसकी जो कोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो टर्म्स हैं वो यहाँ पे खत्म होती हैं। अब हम चलेंगे राजस्थान के अंदर स्पेसिफिकली जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनके क्या रोल हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के मेनली तो कॉमन ही रोल है पूरी इंडिया के अंदर, बट कहीं कहीं कुछ इनके नॉमेनक्लेचर डिफरेंट होते हैं, कुछ काम अलग होते हैं, जैसे तहसीलदार है, पटवारी है। तो इस पूरी हायरार्की को हम कल स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। तो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग मी, बाय बाय।